हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं वो आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है आप ज़रूर वीडियो देख कर जाएँ। ये पेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्यारे भाई। जो बिहार पुलिस वाले भाई लोग हैं वो लोग भी पढ़ के जाएँ, क्योंकि हम लोग यहाँ चैप्टर वाइज लगभग ला रहे हैं। इसमें मैंने आपके जीके और जीएस के प्रश्न रखे हैं। पहले साइंस के आपको मिलेंगे 10 प्रश्न, उसके बाद फिर आपको ज्योग्राफी के 10 प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें 2 सब्जेक्टों का मिश्रण है। तो आप पेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो उसको भी हम इसमें रखे हैं चैप्टर वाइज। और आपके जो बिहार पुलिस का पेपर होने वाला है, दिल्ली पुलिस का जो होने वाला है, यूपी पुलिस का जो यूपी टेट का जो सुपर टेट का, सबके लिए एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है भैया। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, बता दीजिए। कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है। आप जानते भी, ये वाला प्रश्न पूछा गया था आपके कहाँ, ये जो पेट का पेपर हुआ। बता दीजिए कोशिका के बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका भित्त कहते हैं, या फिर केंद्रक कहते हैं, या रिक्तिका कहते हैं। तो प्यारे भाई, अगर पूछा जाए कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं तो उसको हम लोग कोशिका भित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्त कहते हैं। ऑप्शन बी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं भित्त मतलब दीवार होती है, कोई भी चीज़ होती है उसके पास जो बाहर वाला आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्त कहते हैं। और उसमें जो पतली झिल्ली नुमाकृत होती है उसी कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है। और बीच का भाग को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और रिक्तिका जिसमें आने जाने का जो होता है, जो बीच में कुछ रसीले पदार्थ होते हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है जीवन का आधार किसे कहा जाता है। जीवन का, देखिए अगर जीवन का आधारभूत इकाई पूछे तब तो आप कोशिका को कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका को कहेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछे किसी जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं तो हम कोशिका कहेंगे। लेकिन अगर पूछे जीवन का आधार किसे कहा जाता है तो हम उस टाइम किसको आंसर को लगाएंगे, उस टाइम हम जीव द्रव्य को लगाएंगे। किसे लगाएंगे? जीव द्रव्य को लगाएंगे। ठीक है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए फॉर आजाद, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। माइटोकांड्रिया को आप जानते हैं क्या कहते हैं। माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए भैया। इसी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और लवक को जानते हैं। लवक में अवर्णी और हरित होता है, तो हरित को क्या कहते हैं, कोशिका का गृह कहते हैं, मतलब घर कहा जाता है। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि किसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। चलिए देखिए, ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है समझिए पहले। कह रहा है कि किसी ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। देखिएगा, कोशिका का पावर हाउस मैंने भी बताया, माइटोकांड्रिया को कहते हैं। लेकिन जब इसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है तो किसको दे देता है, एटीपी को दे देता है। एटीपी अपने पास को क्या करता है, गैथर करके रखता है। जब जरूरत पड़ती है तो फिर माइटोकांड्रिया को दे देता है। इसलिए करेंसी ऑफ एनर्जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेफा चंद्रशेखर आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग लिख लीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में प्यारे भाई। चलिए आगे चलें। चलिए, लाइसोसोम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। गार्जी गाय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा की मुद्रा के रूप में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भैया, एटीपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी नहीं होगा, किसी होगा, किसी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग। यहाँ हो जाएगा किसी। ठीक है। चलिए, किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब आप मुझे बता दीजिएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया ये सारे प्रश्न, इसमें से जितने हैं सब मैंने आपको बता दिया। तो बताइए टीपी को क्या कहते हैं, भी मैंने बताया, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। और
कोशिका का गृह किसे कहा जाता है या कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए पूछा क्या है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस, तो किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विफार भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, जीव द्रव की खोज किसने की थी। चलिए ये भी देखिए एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी बहुत आते हैं, जीव द्रव की खोज किसने की थी, तो आपके सामने ऑप्शन है, पुरकिंजे ने की थी, हेक्सरे ने की थी, हेकल ने की थी, डिडूबे ने की थी, बता दीजिए किसने की थी, बताइए कोशिका की खोज किसने की थी, बताइए, सॉरी जीव द्रव की खोज किसने की थी, जीव द्रव की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने की, हेक्सरे ने की, हेकल ने की, डिडूबे ने की, तो आप क्या राइट आंसर दे रहे होंगे, आप राइट आंसर इसका देंगे हेक्सरे, बी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोशिका जीव द्रव की खोज किसने की, तो जीव द्रव की खोज किसने की, हेक्सरे ने की, किसने की, हेक्सरे ने की। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, बताइए किसे कोशिका का उत्सर्जी अंग कहा जाता है, अब बता दीजिए उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, किसे यातायात प्रबंधन कहते हैं या फिर किसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, सारे नाम एक हैं, बस आपको आंसर देना है। अभी अभी हमने आपको बताया प्यारे भाई, एकदम राइट मतलब पूरा का पूरा एकदम जो अभी इसके ऊपर वाले में मैंने पूरा आप डिटेल में दिया आपको सभी, उसमें मैंने बता रखा है। बता दीजिए अब आप लोग उत्सर्जी अंग अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो ट्रैफिक पुलिस क्या कहिए आप इसको, ट्रैफिक पुलिस कहिए, इसे आप यातायात प्रबंधन कहिए। बताइए भी मैंने किसको बताया, गार्जी काय को बताया, डी फॉर डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि कोशिका का उत्सर्जी अंग या पावर हाउस, सॉरी उत्सर्जी अंग या ट्रैफिक पुलिस, ठीक है ना, यातायात प्रबंधन, तीनों नाम से किसी को जानते हैं, तो गार्जी काय को जानते हैं, किसे जानते हैं, गार्जी काय को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये भी मैंने भी आपको बता रखा है, इसके पहले मैंने आपको ये भी बता दिया, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, गार्जी काय को कहते हैं, लवक को कहते हैं, रिक्तिका को कहते हैं या फिर लाइसोसोम को कहते हैं, बता दीजिए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। अभी मैंने ये प्रश्न भी आपको बता दिया, आप बताएं मुझे किसे कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि किसको हम लोगों ने बताया था भैया, लाइसोसोम को, किसे कहा था, लाइसोसोम। बताइए लाइसोसोम कहाँ है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी फॉर डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, पेपर में पूछा गया है, लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, और गार्जी काय को क्या कहते हैं, यातायात प्रबंधन कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। लवक को भी मैंने कहा जो हरित वाला लवक होता है उसे क्या कहते हैं, उसके रसोई घर कहते हैं। रिक्तिका जो होती है वह पराशर के माध्यम से उसको हरा भरा बनाए रखती है, मतलब रसीला बनाए रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राइसोसोम की खोज किसने की थी, बता दीजिए जो राइसोसोम है उसकी खोज किसने की थी प्यारे भाई। तो राइसोसोम की जो खोज है वो की आपके सामने ऑप्शन है, कार्बेंडा साहब, नहीं इसने तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, तो ये भी नहीं होंगे, कार्बेंडा, डी ड्यूबे, टी बोवेरी, नान ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। तो आप बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज है वो किसने की थी, वो की थी डी डूबे ने, किसने की थी, डी डूबे, वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी खोज, राइसोसोम की खोज। राइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए लवक की खोज किसने की थी। चलिए लवक की खोज किसने की थी प्यारे भाई, लवक की खोज किसने की थी, ऑप्शन आपके सामने है, आप इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, पैलेट ने की थी, हैमेलिंग ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, हैकले ने की थी। तो भैया जो लवक है ना, लवक की खोज किसने की थी, तो हैकले साहब ने की थी। इन्होंने ही बताया कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डिक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 10 है, लवक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अभी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता दीजिए इसका राइट आंसर, बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वर्डी होता है, कौन होता है, वर्डी होता है, उसके बाद अवर्डी होता है, कौन होता है,
अवर्णी होता है, उसके बाद कौन सा होता है प्यारे भाई? तो उसके बाद हरित लवक होता है। कौन सा होता है? हरित होता है। तो बताइए कितने हो गए भैया? 3 हो गए। 3 ऑप्शन में कहाँ है? बी में है। इसका मतलब इसका राइट आंसर बी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक प्रश्न आपके समझ में आ रहे हैं? ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्या करिएगा? आराम से पढ़ते हुए चलिएगा, इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा। सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर वाले। सभी भाई लोग यूपी पेट की, बिहार की पुलिस की, यूपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, किसी की भी तैयारी करते होंगे, रेलवे की तैयारी करते होंगे, आर्मी की तैयारी करते होंगे, अग्निवीर की तैयारी करते होंगे, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी की भी तैयारी आप करते होंगे, सीटेट की तैयारी करते होंगे, सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन सभी प्रश्नों को क्या करते जाएंगे? नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, जनसंख्या से प्रश्न आता किस एग्जाम में नहीं आता बताइए? ऐसा कोई एग्जाम बताइए जिसमें जनसंख्या से प्रश्न नहीं आते हैं? सबसे आते हैं प्यारे भाई। चलिए, भारत की सारे एग्जाम में आते हैं जनसंख्या से। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? बता दीजिए मुझे। भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या की कितना परसेंट है? तो ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है और हम बहुत बार जानते भी होंगे, आप सब जानते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मेरे देश की जनसंख्या है वो पूरे संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितना हो गई है? 17.5% है। और आप जानते हैं कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा योगदान 2011 के अनुसार चाइना के बाद कौन दे रहा है? अपना देश भारत दे रहा है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोरोमंडल तट, कौन सा तट? कोरोमंडल तट भारत का कौन सा तट है? बता दीजिए। कोरोमंडल तट जो है भारत का कौन सा तट है? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए पूर्वी पश्चिमी दोनों या इसमें से कोई नहीं, इस तरह के अगर ऑप्शन आए तो आपको चीज़ें तो याद रखनी चाहिए कि देखिए ये वाला जो है यही 2 ही तट होते हैं, बाकी इधर से तो अपना ये शुरुआत हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? पूर्वी तट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी तट कहते हैं। और आपसे पूछा गया है कि कोरोमंडल, अब आप जानते हैं कोरोमंडल तट किधर है भैया? पूरब में है। कहाँ है? पूरब में है। उत्तरी सरकार कहाँ है? पूरब में है। आप जानते हैं कोरोमंडल कहाँ है? ये भी यहाँ है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है कोरोमंडल किधर होगा? पूरब में होगा कि पश्चिम में होगा? तो आप कहेंगे सर इसका ये कहाँ हो जाएगा? पूरब में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पूरब में हो जाएगा। ठीक है, कन्नड़ उन्नड़ पूछे तो आप हम लोग क्या कहेंगे? पश्चिम में चले जाएंगे। ठीक है, उत्तरी सरकार पूछिए तो भी हम लोग पश्चिम चले जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है? कोरोमंडल, तो हम कहाँ लगाएंगे? पूरब में लगाएंगे। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में कुल कितने स्थलीय पड़ोसी देश हैं? चलिए, भारत के कुल कितने स्थलीय पड़ोसी देश हैं? आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? स्थलीय पड़ोसी देशों में कितने देश हैं? भारत के स्थलीय पड़ोसी देश बताइए। भारत के कुल कितने स्थलीय पड़ोसी देश? अच्छा हैं कितने देश? आप जानते हैं भारत की कुल पड़ोसी देशों की संख्या कुल अगर पूछा जाए तो 9 हम कहेंगे। ठीक है, लेकिन स्थल में पूछा जाए तो 7 कहेंगे, जल में पूछा जाए तो 2 कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल जो पड़ोसी देश हैं वो स्थलीय वो कितने हैं भैया? वो 7 हैं। ठीक है, कुल पूछा जाए तो 9 हैं और जली पूछा जाए तो 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, बाकी तो आप इन सभी 7 का नाम जानते होंगे। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। इधर से देखिए ये मैप हो गया भारत का। अब ये देखिए यहाँ है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे छोटा सा देश नेपाल, उसके बाद यहाँ भूटान, उसके बाद यहाँ म्यांमार। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो बांग्लादेश। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर यहाँ है श्रीलंका और यहाँ है मालदीव। ठीक है, ये दोनों जली हैं और ये 7 क्या है? स्तरीय हैं। और टोटल मिला के कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? 9। ठीक है, तो आपसे पूछा था सिर्फ स्थलीय देश कितने? स्थलीय पड़ोसी देश, तो स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ये क्या कहता है? देखिए इसको कह रहा है भारत की पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? भारत का पश्चिमी बिंदु है उसका क्या नाम है? अब देखिए ये भारत में पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? तो इसको तो आप बहुत बार पढ़े होंगे, पेपर में अक्सर ये ऐसे प्रश्न आते भी हैं। ठीक है, देखते हैं आप लोग को कितना याद है। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है, और ये वाला भाग क्या होता है? दक्षिण होता है। तो आप सभी से पूछा गया है कि भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? कौन सा बिंदु?
पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? तो आप मुझे बताइएगा क्या होता है। आप जानते हैं ये गुजरात में पड़ता है, इसे गौरा माथा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गौरा माथा कहते हैं। ठीक है प्यारे भाई, इसे गौरा माथा कहते हैं। ठीक है, और इधर जो पड़ता है इसे किविथु कहते हैं या वालांगू कहते हैं। ठीक है, किविथु या वालांगू कहते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर में जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग? बताइए। इसे इंदिरा कौल कहते हैं, जम्मू कश्मीर में इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं जो कि कन्याकुमारी में है। ठीक है, चलिए अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा था पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु हम लोग क्या नाम देंगे? बताइए कहाँ है? गौरा माथा कहाँ है? यहाँ है। वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरा माथा। ठीक है भैया, चलिए अगर पूछे कितना डिग्री है ये, तो ये है 68 डिग्री। कितना डिग्री है ये गौरा माथा? ये गौरा माथा जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट है। कितना डिग्री? 68 डिग्री 7 मिनट है। अर्थात हम लोग ऐसे करेंगे 68 डिग्री और 7 मिनट। ठीक है भैया, चलिए ये क्या है? भारत का पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? कहाँ से? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? देखिए ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बताइए, जो मेरा देश भारत है, ये देखिए ये है पूर्व, भी मैंने बताया आपको, और ये है पश्चिम, और ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। तो आपसे पूछा जा रहा है भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होगी? कौन सी? उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो कितनी है प्यारे भाई? तो आप बताइए उत्तर से दक्षिण कितनी है? उत्तर से दक्षिण जो है वह है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। लेकिन अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि पूर्व से पश्चिम क्या है, तो जाहिर सी बात है भैया, अगर वो 3214 किलोमीटर हो गई तो ये कितना हो जाएगी? 2900 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2900 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3214 कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए भारत की जो मानक समय रेखा है, जिसे आप IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यह भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बता दीजिए। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये बता दीजिए मुझे। तो ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्यारे भाई। आंधी में छाता कहाँ उड़ा? छाता ऊपर उड़ा। कहाँ उड़ा? ऊपर उड़ा। अब देखिए क्या क्या है इसमें। आंधी मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, में मतलब मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, उससे उत्तर प्रदेश, और उड़ा से उड़ीसा। 1 2 3 4 5 राज्य हो गए। कितने राज्य? 5 राज्य। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर कभी यहीं पूछ दे आपसे कर्क रेखा, बताइए, तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, उसकी ट्रिक है गुरा मित्र झार मछली, आप जानते होंगे, या मित्र पर गमछा झार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई कितनी है? अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया आपसे, भारत का जो, मेरे देश का जो तटीय क्षेत्र है उसकी कुल लंबाई कितनी है? देखिए ये है तटीय क्षेत्र। ये क्या है? भारत का तटीय क्षेत्र है। तो आपको इसी की लंबाई बतानी है। ठीक है, अब ये तटीय क्षेत्र हो गया, इसकी लंबाई आपको बतानी है। तो आप बताइए भारत की तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है वो कितनी है? तो आप जानते हैं इसकी जो तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई है भारत की, वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है भैया, चलिए। और अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? ये पूरा स्थल की बात करें, ये पूरा जो ऊपरी वाला है, तो 15200 किलोमीटर है। कितना है? 15200 किलोमीटर है इसकी लंबाई, याद रखिएगा। ये स्थल की पूछे तो 15200 किलोमीटर। ठीक है, अगर तट की पूछे तो 6100 मीटर। ठीक है, अगर पूछे पूरी संपूर्ण द्वीपों सहित कुल लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे 7516.6 किलोमीटर। ठीक है प्यारे भाई, आप इसको याद रखिएगा। अर्थात आपका जो तटीय वाला पूछा था, इसकी कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिफा चंद्रशेखर आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ पूछे स्थलीय आपसे, मैं आपको यहाँ अगर पूरे स्थल की लंबाई कितनी है,
तो आपके सामने है स्तरीय लंबाई, ठीक है। अगर पूछे कि तटीय सहित कुल लंबाई, मतलब द्वीपों सहित कुल लंबाई, द्वीप सहित कुल लंबाई कितनी है भारत की, तो द्वीप समूह सहित तो इतनी है। अगर पूछे भारत की कुल लंबाई, सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। भारत के कितने राज्य स्थलरुद्ध राज्य हैं। अब देखिए स्थलरुद्ध का मतलब समझते हैं ना। स्थलरुद्ध का मतलब होता है कि उनकी जो सीमा रेखा है वह किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है ना। मतलब कि बीच में ही रहते हैं, मतलब किसी अन्य देशों के साथ वो सीमा साझा नहीं करते हैं, वही बात कर रहा है आपसे, ठीक है। तो भारत के कितने स्थलरुद्ध हैं प्यारे भाई। स्थलरुद्ध 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। देखो शुरू किया जाए। एक तो आप हरियाणा देखे होंगे, ये भी किसी नहीं करता है। एमपी देखें, ये भी किसी नहीं करता। छत्तीसगढ़ नहीं करता, झारखंड नहीं करता और तेलंगाना नहीं करता। गिनिए 1 2 3 4 5। हरियाणा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये लोग पांचों किसी से नहीं करते हैं। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिफार चंद्रशेखर आजाद जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 ऐसे भारत के राज्य जो स्थलरुद्ध हैं, जिनकी सीमा रेखा बाहर किसी अन्य देश से सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखिए ये सारे प्रश्न आपके पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे भाई, इतने महत्वपूर्ण है कि पूछिए नहीं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में पेट में साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आप सभी को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर जितने लोगों ने मैप को देखा होगा उन सभी को पता होगा। क्या पता होगा कि देखिए ये वाला जो यहाँ से कहानी शुरू होती है, जितने भी इधर वाले राज्य हैं वो सब लोग तो सीमा साझा करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। इधर वाले जो यहाँ से हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो ये गुजरात है, ये तो करेगा, फिक्स है गुजरात, इसको हटाओ यहाँ से यार। राजस्थान है, ये भी करेगा, इसको भी हटाइए। पंजाब है, ये भी करेगा, हटाइए। ये कहाँ से बेवकूफ़ बना रहा है, उत्तराखंड तो इधर है ना, तो इधर तो कोई बातें नहीं होती कि यहाँ पाकिस्तान कहाँ से इधर करके चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात उत्तराखंड भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है प्यारे भाई। चलिए भारत मतलब पाकिस्तान के साथ, भारत का ऐसा राज्य उत्तराखंड जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है वह उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड उधर है और ये पाकिस्तान इस साइड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच इतने ऑप्शन अच्छे और हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारक कौन सी रेखा करती है। देखिए ये रेखा वाले जो प्रश्न है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो बता दीजिए। रेड क्लिफ करती है, डुरन करती है, मैकमोहन रेखा करती है, या फिर पटकाई बूम की पहाड़ी करती है। आप इसका राइट आंसर मुझे बताइए। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं भैया, मैं आपको बताऊं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप समझिए। मैं आपको लगभग सभी यहाँ रेखाएं जो हैं उसके बारे में पोस्टमार्टम कर देता हूँ। चलिए देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर बात करें, ठीक है, भारत और पाक के बीच में बात करें तो रेड क्लिफ है, ठीक है। डुरंड की बात करें तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। देखिए पहले थी ये, वर्तमान में जब ये पाकिस्तान किसका भाग हो गया, हमसे अलग हो गया, इस समय ये भारत और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। और पटकाई बूम की जो पहाड़ी है वह म्यांमार और भारत के बीच में है। किसके बीच में है, म्यांमार और भारत के बीच में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों को ये चारों के चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर से देख लीजिए, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है, डुरन भारत अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है, डुरन भारत और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में है। पटकाई बूम की पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच में है। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या पूछा था आपसे, भारत और अफगानिस्तान, तो इसका आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, डुरंड रेखा। क्या लगाएंगे, डुरंड रेखा। कौन सी रेखा लगाएंगे प्यारे भाई, डुरंड रेखा लगाएंगे, ठीक है। चलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी फॉर भगत सिंह,
इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा 20 प्रश्न हो गए आपके भैया। तो अब आप लोग पूरा जितना पढ़ाया गया है उसको आप लिख लीजिएगा, पूरा बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपके छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, और वीडियो आपको जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको अच्छी लगी कि कैसी लगी, या फिर वीडियो में आपको कुछ और चाहिए क्या नहीं चाहिए। कुछ भाइयों ने कुछ बहनों ने किया था कुछ कमेंट, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। बिहार पुलिस का आप जानते हैं उसका एडमिट कार्ड आ गया है, बहुत जल्दी बिहार स्पेशल की वीडियो आपको 1 या 2 दिन में आपको मिलने लगेगी, पूरा बिहार स्पेशल, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, हम लोग उसको PDF बना रहे हैं, बहुत जल्द ही आपके सामने बिहार स्पेशल भी ला दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही टेट की वैकेंसी, जो टेट वाली हमारी कुछ बहनें परेशान थी, टेट की वैकेंसी आने पर आपके लिए टेट स्पेशल हम लोग भी कुछ दे देंगे उसमें। जैसे पर्यावरण, आप निश्चिंत रहे 30 में 30 पर्यावरण आपको इसी चैनल से मिलेगा, भगत सिंह से मिलेगा। आप लोग मुझे जानते होंगे GS में भाई कि क्या स्कोर है मेरा, कैसे मैं GS में पढ़ाता हूँ, आप जानते हैं मुझे। तो GS के आप निश्चिंत रहें, मैं पूरे जो आगामी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है भैया, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, उन सभी को पूरा देखने के बाद ही मैं इस चैनल पे जो प्रश्न लाता हूँ, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आप कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है भैया, और जो चैनल उसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है ना भैया, उसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं प्यारे भाई। आप, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, अपने मम्मी पापा के सपने को पूर्ण करने के लिए आप जोश जुनून जज्बात के साथ लगे होंगे, और इस बार आप दिखाएंगे करके अपने पापा के सपने को पूरा, अपने मम्मी के सपने को पूरा, अपने पेरेंट्स के सपने को पूर्ण करके आप क्या करेंगे, दिखाएंगे कि इस बार आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल प्यारे भाई।